बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ैद मुश्ताक और कम्युनिज्म पार्ट 2 में खुश आमदीद। हम इस वीडियो का आगाज कम्युनिज्म के फ्लैग से करेंगे। अगर हम कम्युनिज्म फ्लैग में देखें तो हमें एक हथौड़ी और एक दरांती नजर आएगी। दरांती से मुराद किसान और हथौड़ी से मुराद वर्कर्स की नुमाइंदगी है। कम्युनिस्ट सोच का मकसद क्लास सिस्टम का खात्मा और तमाम लोगों के लिए एक जैसी सहूलियात मुहैया करना थी, लेकिन बाद में ये सोच सिर्फ सोच ही रह गई। कम्युनिज्म की आड़ में डिक्टेटरशिप ने हुकूमत की। कहा जाता है 20वीं सदी में दुनिया की आबादी का तीसरा हिस्सा यानी कि 1/3 कम्युनिस्ट के जेर इख्तियार इलाकों में पाया जाता था और ये कम्युनिस्ट किसी किस्म की अपोजिशन को बर्दाश्त नहीं करते थे। चुनांचे हम कह सकते हैं कि ये एक सिंगल पार्टी निजाम था। रूस में व्लादिमीर लेनिन के गुजर जाने के बाद जोसेफ स्टालिन, जो कि जॉर्जियन रेवोल्यूशनिस्ट था, उसने इस आइडियोलॉजी को परवान चढ़ाया। पहल तो सोवियत यूनियन में जनरल सेक्रेटरी और बाद लीडर के तौर पर सोवियत यूनियन को चलाया। इस तमाम अरसा में स्टालिन ने वर्ल्ड वार 2 में अहम किरदार अदा किया और 1943 में अपने रेड आर्मी की मदद से जर्मनी में हिटलर को शिकस्त भी इसी ने ही दी, जिसे बैटल ऑफ स्टालिनग्रेड के नाम से जाना जाता है। और इस जंग में 20 लाख फौजी मारे गए। यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स 1922 में वजूद में आया, जिसमें कम्युनिज्म से मुतासिर बहुत सारे ममालिक इस यूनियन में शामिल थे, जिनकी तादाद लगभग 14 थी। इन ममालिक में रशिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, आर्मीनिया, ताजिकिस्तान और दूसरे इन जैसे ममालिक शामिल थे। ये ईस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न एशिया के कुछ ममालिक में अपने कदम जमा चुकी थी और इसकी करेंसी सोवियत रबल थी। 1920 में रशिया और अमेरिका के दरमियान दोस्ती का बंधन, जो कि कम्युनिज्म की वजह से ही बंधा, लेकिन वक्त के साथ साथ ये एक बदतरीन दुश्मनी में बदल गया। हुआ यूं कि दूसरी जंग अजीम के बाद 1945 में अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान जंग का आगाज हुआ, जिसे कोल्ड वार कहा जाता है। 1945 में यूएसएसआर ने नाजी जर्मनी पर अपनी जीत का ऐलान कर दिया। दूसरी जंग अजीम में ही जापान को शिकस्त हुई तो जापान के कब्जे से कोरिया अलहदा हो गया, जो मजीद 2 टुकड़ों में बंट गया। वो हिस्सा जो सोवियत यूनियन की कम्युनिज्म सोच से मुतासिर था वो नॉर्थ कोरिया कहलाया और वो जो अमेरिका की कैपिटलिस्टिक अप्रोच से मुतासिर था वो साउथ कोरिया कहलाया। और आज भी हम दुनिया के नक्शे पर इन दोनों की मुख्तलिफ आइडियोलॉजी को देख सकते हैं। 1947 में यूएस प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन की ट्रूमैन डॉक्ट्राइन ही कोल्ड वार की वजह बनी। ये प्रेसिडेंट कम्युनिज्म सोच के बहुत खिलाफ था, चुनाचे इसने दूसरे यूरोपियन ममालिक को कम्युनिज्म सोच से बचाने के लिए इन्हें हर तरह की सपोर्ट शुरू कर दी। इस सिलसिला में इसने 2 ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, जिसे हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक नेटो और दूसरी मार्शल प्लान था। इन सब के बावजूद भी सोवियत यूनियन ने बहुत दिलेरी और कामयाबी से यूरोप और दूसरे एशियन ममालिक में कम्युनिस्ट स्टेट्स बना ली। मतलब ये कि 1940 से 1989 के दौरान कोई 20 से ज्यादा ममालिक में कम्युनिज्म ने अपने पंजे गाड़े। जब कोल्ड वार का आगाज हुआ तो हॉलीवुड के सितारे भी इसकी जद में आ गए। उन पर कम्युनिस्ट होने का इल्जाम लगा और स्टूडियोज ने उन्हें ब्लैकलिस्ट करके निकाल बाहर फेंका। इसे उर्फे आम में हॉलीवुड ब्लैकलिस्ट के नाम से जाना जाता है। इस ज़िमन में बहुत सी कामयाब और नामवर फिल्में जैसे कि एक्सोडस और स्पार्टेकस शामिल हैं। इनके स्क्रीन राइटर्स पर भी अमेरिका में कम्युनिस्ट होने और उनकी सपोर्ट करने का इल्जाम लगा। 1940 से 1950 के 10 साल अरसे में अमेरिका में सबसे बड़ा जुर्म या तो कम्युनिस्ट होना या उनका हामी होना था, जिसे आज भी अमेरिका की तारीख में रेड स्केयर के नाम से लोग जानते हैं। यहाँ पर एक मशहूर जमाना एक्टर चार्ली चैपलिन का किस्सा बयान करना भी जरूरी समझता हूँ, जिस पर कम्युनिस्ट होने का इल्जाम लगा और उसे न सिर्फ हॉलीवुड में काम करने से रोक दिया गया बल्कि मुल्क बदर भी कर दिया गया। चार्ली अमेरिका से इंग्लैंड चला गया। वहां उसने कई बार खुद पर कम्युनिस्ट होने की तरदीद भी की, लेकिन उसे निकाल बाहर फेंका जा चुका था। और चार्ली 20 साल के अरसा में बस एक बार 1972 में अमेरिका ऑस्कर अवार्ड लेने गया और 1977 में ये दुनिया ही छोड़ गया। 1991 में सोवियत यूनियन कोल्ड वार के नतीजे में टूट गई और अब दुनिया के नक्शे पर सिर्फ 5 ऐसी स्टेट्स मौजूद हैं जिनमें डिफरेंट वर्जन्स ऑफ कम्युनिज्म पाई जाती है, और वो हैं चाइना, क्यूबा, लाओस, नॉर्थ कोरिया और वियतनाम। हम सबसे पहले पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जिक्र करते हैं। माओ जेडोंग ने 1949 में रेड चाइना की बुनियाद रख दी।
लेकिन अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का वजूद भी चाइना में है जिन पर मुकम्मल कब्जा कम्युनिस्ट पार्टी का है। चाइना में किसी हद तक इकोनॉमी को लेकर अदम मसावात है जिसने कम्युनिज्म को धचका दिया है। दूसरे नंबर पे है रिपब्लिक ऑफ क्यूबा। फिडेल कैस्ट्रो ने अपने साथियों समेत 1953 में क्यूबन गवर्नमेंट पर अपना कब्जा जमा लिया और 1965 में क्यूबा एक मुकम्मल तौर पर कम्युनिस्ट रियासत बन गया। 2008 में फिडेल कैस्ट्रो ने कुर्सी छोड़ी तो उसका भाई राउल कैस्ट्रो क्यूबा का प्रेसिडेंट बन गया। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद इस मुल्क पर इक्तिसादी मुश्किलात में बहुत इजाफा हुआ और उसकी ट्रेड बस चाइना, बोलीविया तक ही महदूद होकर रह गई। यूएस प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में दोनों मुमालिक में ताल्लुकात बेहतर हुए और सफरी पाबंदियों में भी नरमी की गई, लेकिन 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही फिर से पाबंदियां लगा दी। तीसरे नंबर पे है लाओस पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स। 1975 में सोवियत यूनियन और वियतनाम की सपोर्ट से लाओस एक कम्युनिस्ट मुल्क बन गया। वहां पहले मोनार्ची यानी कि बादशाहत का निजाम राइज था और अब मिलिट्री जनरल्स मार्क्सिस्ट आइडियाज पर एक ही पार्टी के तौर पर इस मुल्क का निजाम चला रहे हैं। चौथे नंबर पे है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान ने कोरिया पर कब्जा कर लिया था और बाद अज़ां कोरिया दो हिस्सों में बंट गया, साउथ और नॉर्थ, जिसमें नॉर्थ कोरिया ने खुद को कम्युनिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम टू संग ने इसकी बुनियाद रखी, लेकिन बाद में किम फैमिली ने अपना खुद साख्ता कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया जिसे द कॉन्सेप्ट ऑफ जूज के नाम से जाना जाता है। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म से ज्यादा हमारे लोगों का इंटरेस्ट और स्टेट की सोवरेनिटी अजीज है। इस कॉन्सेप्ट को 50 की दहाई में ही नाफिज कर दिया गया था। पांचवें नंबर पे है वियतनाम। 1976 से पहले नॉर्थ और साउथ वियतनाम अलग अलग आइडेंटिटी के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन बाद में ये दोनों हिस्से कम्युनिस्ट वियतनाम कहलाने लगे। अब के चंद सालों में वियतनाम में सरमायादाराना सोच ने बड़ी गहरी साजिश से अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। 1995 में यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने इस स्टेट के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए। आपके ख्याल में पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ने कितना असर डाला? क्या गरीब तबके का इस्तेहसाल इस आइडियोलॉजी से रुक गया या मजीद बढ़ गया? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।